हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस लेक्चर नंबर 2 में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टाइप केमिकल रिएक्शन का जो पहला टाइप है वो आपका है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि इसके नेम से क्लियर हो रहा है, कॉम्बिनेशन मींस कुछ चीजें कंबाइन होंगी और एक चीज फॉर्म होगी। ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि हम जानते हैं, अगर 2+2 को हम ऐड करते हैं तब हमें 4 मिलता है, या फिर हम 2+1+2+5 को ऐड करते हैं तब हमें 10 मिलता है। तो जैसा कि यहाँ पर आपने देखा, हमने दो नंबर को कंबाइन किया तब हमें एक नंबर मिला। यहाँ पर हमने 4 नंबर को कंबाइन किया तब भी हमें एक नंबर मिला। ऐसे ही क्या होता है, ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती है ये ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि इसकी जर्नल इक्वेशन दी गई है, यहाँ पर एक रिएक्टेंट ए है, ये रिएक्टेंट 1 है और ये रिएक्टेंट 2 है। जब ये दोनों रिएक्टेंट कंबाइन हुए तो आपको एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। तो ये रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये व्हाइट पाउडर होता है। ऐसे ही ये दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तब हमें ऑब्टेन्ड होता है लाइम वाटर। ये रिएक्टेंट 1 है और ये रिएक्टेंट 2, और हमको क्या मिला, एक सिंगल प्रोडक्ट मिला। ऐसे कुछ और भी एग्जांपल्स देखते हैं। अगर हम नाइट्रोजन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, नाइट्रोजन की रिएक्शन अगर हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तब हमको अमोनिया गैस मिलती है। तो देखिए, एक नाइट्रोजन गैस है, दूसरा हाइड्रोजन गैस, और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। और भी देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अगर हम कॉपर मेटल को, जो कि रेडिश ब्राउन होती है, अगर इसको हम स्ट्रांगली हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तब हमें मिलता है कॉपर ऑक्साइड, जो कि होता है ब्लैक कलर का। तो ये जितनी भी रिएक्शन है इसके अंदर आपने देखा दो रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। आगे मूव करते हैं और हम देखते हैं सेकंड टाइप केमिकल रिएक्शन का। जो सेकंड टाइप होता है केमिकल रिएक्शन का वो ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके नेम से क्लियर हो रहा है, डिकम्पोजिशन होगा। यहाँ पर कोई भी चीज स्प्लिट होगी और स्प्लिट होने पर कुछ चीजें फॉर्म होंगी। जैसा कि आपने यहाँ पर देखते हैं जनरल इक्वेशन से, ये आपका एक सिंगल रिएक्टेंट है। जब इसको हमने स्प्लिट किया तो हमें दो प्रोडक्ट मिले, प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2। तो ये आपकी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ये ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसके अंदर एक सिंगल कंपाउंड डिकम्पोज होता है या फिर स्प्लिट होता है और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होती है। तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है, अलग अलग सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं और अलग अलग हम नेमिंग करते हैं। तो ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये बेसिकली तीन तरीके की होती है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहला जो टाइप होता है, अगर आप हीट का यूज कर रहे हो किसी भी केमिकल सब्सटेंस को स्प्लिट करने के लिए तब हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर आपने इलेक्ट्रिक करंट का यूज किया है एज अ एनर्जी किसी भी केमिकल सब्सटेंस को स्प्लिट करने के लिए तब हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। अगर आपने सनलाइट का यूज किया है किसी भी केमिकल सब्सटेंस को स्प्लिट करने के लिए तब हम बोलेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सबसे पहला टाइप देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। जैसा कि यहां पर हमने बोला थर्मल डिकम्पोजिशन, ये रिएक्शन कब बोलेंगे हम थर्मल डिकम्पोजिशन है, ये ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जिसके अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी जो होगा वो आपका हीट होगा, क्योंकि यहाँ पर टर्म थर्मल का मीनिंग ही होता है हीट। तो दोज decomposition reaction which carry out in presence of heat is called thermal decomposition reaction। तो कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, इनकी हेल्प से समझते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
जैसा कि ये आपको कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है और ये मैग्नीशियम कार्बोनेट, इस मैग्नीशियम कार्बोनेट को हम बोलते हैं कैलामाइन। क्या बोलते हैं? कैलामाइन। ये मैग्नीशियम का ओर होता है। पहले इन दोनों रिएक्शंस को देखते हैं, फिर इसको और इसको समझेंगे। देखिए, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, इसको हमने हीट किया, तो ये जिस मेटल का कार्बोनेट है उसी मेटल का करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड फॉर्म होगा। तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है तो यहाँ पर फॉर्म होगा कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस ये कार्बोनेट है, इसके वजह से इससे रिलीज होगी CO2। ऐसे ही अगर हम मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो मैग्नीशियम का ही ऑक्साइड फॉर्म होगा, प्लस कार्बोनेट होने की वजह से यहाँ से CO2 रिलीज होगी। ये मेथड जो है वो याद करने का मेथड है, इसलिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि कार्बोनेट है तो यहाँ से CO2 गैस रिलीज होगी। ऐसे ही अगर हम पोटेशियम क्लोराइड को हीट करते हैं तो आपको पोटेशियम क्लोराइड मिलेगा, प्लस आपको ऑक्सीजन मिलेगी। तो एक सिंगल रिएक्टेंट था, इसको जब हीट देकर हमने स्प्लिट किया तो आपको दो प्रोडक्ट फॉर्म हुए। ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आइए तो इनको देखते हैं। अगर हम इस फेरस सल्फेट क्रिस्टल को, यहाँ पर क्रिस्टल वर्ड का मतलब ये है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं FeSO4.7H2, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। इसका कॉमन नेम होता है ग्रीन विट्रियोल। क्या होता है? ग्रीन विट्रियोल। अगर हम इस फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को सिर्फ हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? हीट, तो क्या होगा, इसके अंदर जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है वो रिलीज हो जाएंगे। तो 7H2O यहां से रिलीज हुए, प्लस क्या बचेगा आपका? बचेगा FeSO4। तो आपने देखा जब हमने फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट किया तो हमें फेरस सल्फेट मिलता है, प्लस 7 मॉलिक्यूल्स मिलती हैं वाटर के। एक सिंगल रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट फॉर्म हुए। यहां पर जो फेरस सल्फेट होगा ये होगा आपका व्हाइट कलर का। एक तो ये रिएक्शन पूछी जाती है। इसी रिएक्शन को इस तरीके से भी पूछा जाता है, अगर हम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को स्ट्रांगली हीट करते हैं, क्या वर्ड आ गया यहाँ पर? स्ट्रांगली हीट करते हैं। जब आप इसको स्ट्रांगली हीट करोगे तो क्या होगा? देखिए, ये फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है तो यहाँ पर आयरन आ रहा है, तो यहाँ पर आयरन का ही ऑक्साइड फॉर्म होगा जो कि ब्राउन कलर का होता है, प्लस इस फेरस सल्फेट के अंदर सल्फर आ रहा है, इस वजह से यहां से रिलीज होगी SO2 गैस प्लस SO3 गैस। ये ट्रिक है इसको याद करने की। तो यहाँ पर जो SO2 गैस है इसके अगर कांटेक्ट में आप आते हो तो आपको सफोकेशन होगा। कैसा होगा? सफोकेशन मींस आपको ऐसा लगेगा जैसे दम घुट रहा है। प्लस इससे रिलेटेड एक और टर्म है, जिस जगह पर SO2 गैस प्रोड्यूस होगी वहां पर बर्निंग सेंस आएगा। बर्निंग सेंस मींस जब आप SO2 गैस को इनहेल करोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे बर्निंग सी हो रही है अंदर। तो इससे रिलेटेड ये दो बातें, प्लस अगर हम SO2 गैस को पास करते हैं वेट लिटमस पेपर से। कैसे? वेट मींस गीला लिटमस पेपर है, अगर आपने उसको SO2 गैस पास की उससे तो क्या होगा? ये जो लिटमस पेपर है इसका कलर ब्लू से रेड हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि SO2 गैस वाटर के कांटेक्ट में आई, वाटर के कांटेक्ट में आने से ये एसिड फॉर्म हो गया, और एसिड की प्रॉपर्टी होती है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। अगर हम SO2 गैस को ड्राई लिटमस पेपर से पास करते तब क्या होता? तब लिटमस पेपर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि SO2 गैस भी ड्राई है और लिटमस पेपर भी ड्राई है। यहाँ पर एसिड फॉर्म नहीं होता, डेट इज H+ आयंस फॉर्म नहीं होते, इसलिए यहाँ पर आपको कलर में भी कोई चेंज नजर नहीं आता। डेट इज नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। लिटमस पेपर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे देखते हैं एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन जो मैंने पहले बताई ये भी एनसीईआरटी की एक्टिविटी है और ये भी एक एनसीईआरटी की एक्टिविटी है। यहां पर हमने क्या किया? लेड नाइट्रेट को हीट किया। लेड नाइट्रेट को हीट किया तो आप देखिए इस कंपाउंड के अंदर, लेड नाइट्रेट के अंदर लेड आ रहा है और नाइट्रोजन आ रही है प्लस ऑक्सीजन, तीन चीजों के एटम्स दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम लेड के नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं तो लेड ऑक्साइड फॉर्म होगा, मींस इसी मेटल का करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड फॉर्म होगा, प्लस इसके अंदर नाइट्रोजन है तो NO2 गैस फॉर्म होगी।
प्लस ऑक्सीजन है तो O2 रिलीज होगी। तो यहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर लेड नाइट्रेट को हम हीट कर रहे हैं तो जो लेड ऑक्साइड फॉर्म हुआ ये येलो कलर का होगा, एक तो कलर पूछा जाता है। प्लस ये जो NO2 है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसकी ब्राउन फ्यूम्स कम सा बाहर आती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की ब्राउन फ्यूम्स बाहर आती हैं। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि एक कंपाउंड को हम हीट कर रहे हैं उससे ब्राउन फ्यूम्स निकल रही हैं, तो उस कंपाउंड का नेम बताइए, तो आप लिखोगे लेड नाइट्रेट। प्लस यहाँ पर एक कलरलेस गैस फॉर्म होती है जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन। एक तो क्वेश्चन मैंने जो बताया उसको पूछा जाएगा। प्लस क्या पूछा जाता है, अगर हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो येलो कलर का रेसिड्यू बचता है। क्या बचता है, येलो कलर का रेसिड्यू। तो ये जो वर्ड रेसिड्यू है, रेसिड्यू मींस क्या होता है, ये बच जाता है। क्यों बच गया, क्योंकि ये जो NO2 है ब्राउन फ्यूम्स, ये आपकी एटमॉस्फेयर में चली जाएंगी। प्लस ये कलरलेस गैस ऑक्सीजन भी एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। जब ये दोनों चली गई बाहर तो कौन बचेगा, लेड ऑक्साइड येलो कलर का, इसीलिए यहाँ पर वर्ड रेसिड्यू यूज करते हैं। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर। अब आगे एक और रिएक्शन देखते हैं इसी से रिलेटेड। अगर हम सिल्वर नाइट्रेट को हीट करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट को हीट करते हैं तब क्या होगा, सिल्वर का करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड फॉर्म होगा। प्लस नाइट्रोजन होने की वजह से NO2 की ब्राउन फ्यूम्स बाहर आएंगी। प्लस एक कलरलेस गैस ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होगी। तो ये जो रिएक्शंस यहाँ पर बताई गई, इनको इन्हीं की ट्रिक से याद करना है जैसा मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। आगे मूव करते हैं और हम देखते हैं दूसरा टाइप डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन का। यहाँ पर जो सोर्स ऑफ एनर्जी हम यूज करेंगे वो आपका होगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है यहाँ पर, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ऐसे डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन जो किसकी प्रेजेंस में होती हैं, इलेक्ट्रिक करंट की, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। क्योंकि इसके नेम से क्लियर हो रहा है, इलेक्ट्रो मींस होता है इलेक्ट्रिक करंट और लिसिस मींस होता है ब्रेक होना। तो दोज डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन which carry out in presence of electric current is called electrolysis, या फिर हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिकॉम्पोजिशन। इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, सर्दियों में या ठंड के दिनों में हम क्या करते हैं, पानी गर्म करते हैं बाल्टी के अंदर। इस बाल्टी में आपने क्या रखा है, वाटर, ये वाटर है, और इसके अंदर आप एक रॉड डालते हैं, ये रॉड डालते हो, इसकी हेल्प से आप करंट फ्लो कराते हो। तो ये जो रॉड होती है, इस रॉड के अंदर एक एनोड होता है और एक आपका कैथोड होता है। एनोड कैसा होगा, पॉजिटिव, और कैथोड नेगेटिव। तो आपने देखा होगा जब आप पानी गर्म करते हो तो यहां से कुछ बबल्स निकलते हैं, यहां से कुछ बबल्स फॉर्म होती हैं या रिलीज होती हैं। तो ये जो बबल्स होती है, ये बबल्स हाइड्रोजन गैस की होती है और ऑक्सीजन गैस की होती है। ये दो गैसेस रिलीज होती हैं जब वाटर का डिकॉम्पोजिशन होता है। तो ये जो गैसेस इवॉल्व हो रही हैं, इसमें से एक गैस जो होती है वो स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होती है और एक गैस लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। तो जो आपका एनोड होता है, इसके ऊपर प्रोड्यूस होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ प्रोड्यूस होती है, एनोड पर। और जो कैथोड होता है जो नेगेटिव है, इस पर प्रोड्यूस होती है हाइड्रोजन। अब आगे की बात ये है, ये जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है कैथोड पर, इसकी अमाउंट डबल होती है। किसकी डबल, इस ऑक्सीजन की अमाउंट की। ऐसा इसलिए होता है, ये जो आपका वाटर होता है इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 होता है। कितना होता है, 2:1। वाई वॉल्यूम, ये बात याद रखनी है, वाई वॉल्यूम 2:1 होता है, और वाई वेट ये होता है 1:8। कितना होता है, 1:8। इस वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस डबल प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन 20 लीटर प्रोड्यूस हो रही है या फिर 1 लीटर, 20 लीटर या फिर 1 लीटर, तो जो आपका हाइड्रोजन होगा ये 2 लीटर प्रोड्यूस होगी या फिर 2 लीटर प्रोड्यूस होगी। क्यों होगी, क्योंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 होता है।
आगे मूव करते हैं और हम देखते हैं फोटोकेमिकल डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है, फोटो मीन्स होता है सनलाइट, और केमिकल तो जानते हो आप, केमिकल सब्सटेंस। डिकॉम्पोजिशन मीन्स होता है ब्रेक होना। तो अगर कोई केमिकल सब्सटेंस सनलाइट की प्रेजेंस में स्प्लिट हो रहा है, यहां पर सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट है, तो इस तरीके की डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन को हम बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन। मींस दोज डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन which carry out in presence of sunlight is called photochemical decomposition reaction, या फिर फोटोलिसिस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये एक एग्जांपल दिया गया है, इसका हम क्या करा रहे हैं, फोटोकेमिकल डिकॉम्पोजिशन। अगर आपसे पूछता है कि नेसेसरी कंडीशन फॉर फोटोकेमिकल डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन, तो आप बोलोगे प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ पर ये जो सिल्वर क्लोराइड है, इसका कलर होता है व्हाइट। अगर इस सिल्वर क्लोराइड को हम चाइना डिश में रखते हैं, किस में रखते हैं, चाइना डिश के अंदर, और इस पर हम फॉल कराते हैं सनलाइट। जब सनलाइट इस पर फॉल होती है तो ये व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड ग्रे हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर। व्हाइट था, ग्रे हो गया, इसका मतलब सिल्वर फॉर्म हो गया। प्लस क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है। क्या क्या, कौन सी गैस इवॉल्व होती है, क्लोरीन। आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर क्या डालती है, सनलाइट, तो ये सनलाइट इस सिल्वर ब्रोमाइड को भी स्प्लिट कर देती है, सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस। ये दो रिएक्शंस आपके सिलेबस में है फोटोकेमिकल डिकॉम्पोजिशन। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पहला क्वेश्चन तो ये पूछते हैं कि अगर हम फोटोकेमिकल डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन कराएं तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होगी, तो आप बोलोगे प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दूसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं, ये जो फोटोकेमिकल डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन हम करा रहे हैं सिल्वर क्लोराइड की या सिल्वर ब्रोमाइड की, इसका एप्लीकेशन कहाँ पर है, मींस इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। इसका यूज हम करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। जो आप रील की हेल्प से, कैमरे से आपने फोटो खींचा, जो रील आती थी पहले के दौर में, उसको क्या करते थे, जो फोटो खींचा उस रील को हम डिप कर देते थे सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड के सॉल्यूशन में, तब जाकर हमारा ब्लैक एंड व्हाइट फोटो फॉर्म होता था। ये दो क्वेश्चन आते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये आता है इस टॉपिक से रिलेटेड कि सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड को हम डार्क प्लेसेस पर क्यों रखते हैं, या फिर डार्क कलर की बोतल के अंदर फिल करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इन तक लाइट ना पहुंचे और इनका नेचर लॉस ना हो। डेट इज, ये जो फोटोकेमिकल डिकॉम्पोजिशन हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए हम सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को डार्क कलर की बोतल में रखते हैं या फिर हम डार्क रूम के अंदर प्लेस करते हैं। आगे मूव करते हैं और देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि इसके नेम से क्लियर है, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देती है, या फिर मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड से उस लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देती है। ये दो चीजें यहाँ पर देखते हैं। इस रिएक्शन में देखिए, ये जो आयरन है, आयरन होता है मोर रिएक्टिव, और आपका ये जो जिंक सल्फेट है, इसमें ये जिंक जो है वो होता है आपका लेस रिएक्टिव। तो ये आयरन क्या करेगा, जब हम जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन को डालेंगे तो ये आयरन इस जिंक को रिप्लेस कर देगा और आपको मिलेगा फेरस सल्फेट प्लस जिंक। यहाँ पर जिंक डिपॉजिट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम एक और रिएक्शन देखें, जैसा कि आप जानते हैं Fe2O3, ये आयरन का ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन एल्यूमिनियम से कराती है, तो क्या बनता है, यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है ये मोर रिएक्टिव है और आपका जो आयरन है ये लेस रिएक्टिव है। ये एल्यूमिनियम इस आयरन को रिप्लेस कर देगा इसके ऑक्साइड से और हमें मिलेगा Al2O3 प्लस Fe। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पर ये जो Fe मिलेगा ये हमें मिलता है मोल्टन स्टेट। इस मोल्टन आयरन का यूज हम करते हैं, जो रेलवे ट्रैक होता है वो अगर क्रैक हो जाता है, कहीं से टूट जाता है, उसको ज्वाइन करने के लिए हम इस मोल्टन आयरन का यूज करते हैं। ये जो रिएक्शन है, वैसे तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन
ये जो रिएक्शन है ये दो करेक्टरिस्टिक शो कर रही है। एक तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दूसरा ये रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी। लेकिन इस रिएक्शन का नेम है थर्माइट रिएक्शन। क्या नेम है? थर्माइट रिएक्शन। तो यहाँ पर एक रिएक्शन आपको और दी गई है। अगर हम सिल्वर की रिएक्शन किससे कराते हैं? कॉपर नाइट्रेट से। तो यहाँ पर दिया गया है नो रिएक्शन। नो रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? ये जो सिल्वर है ये लेस रिएक्टिव है और कॉपर मोर रिएक्टिव। तो कभी भी लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस नहीं कर पाएगी, इसलिए यहाँ पर नो रिएक्शन है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी रिएक्शन दी होंगी जिसमें आंसर होगा नो रिएक्शन। तो ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था इसके अंदर मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस कर रही थी, या फिर लेस रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड से मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर रही थी। ये जो मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव है ये आप रीड करोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या फिर रिएक्टिविटी सीरीज, उसके अंदर मेटल्स को अरेंज किया गया है उनके रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसके अंदर मेटल्स अरेंज की गई हैं उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे ऊपर सोडियम होता है, सबसे ऊपर पोटेशियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर कैल्शियम होता है। इस तरीके से रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो उसके बेसिस पर मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव का आप पता लगा पाओगे। आगे मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे पहले वाली जो थी वो डिस्प्लेसमेंट थी, उसके अंदर सिंगल चीज डिस्प्लेस हो रही थी। यहाँ पर दो चीजें डिस्प्लेस होंगी, इसलिए हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि इसकी जर्नल इक्वेशन देखते हैं, इसमें क्या होता है ये दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं। कैसे रिएक्ट करते हैं? ये अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेंगे। दो रिएक्टेंट अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे और एक्सचेंज करने के बाद दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। तो ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाती हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मींस those chemical reaction in which two reactant या two compound reacts by exchange their ion to new compound with new properties are formed is called double displacement reaction। तो यहाँ पर A पॉजिटिव है, B नेगेटिव, इस वाले रिएक्टेंट में C पॉजिटिव है और D नेगेटिव। अब ये जो A है ये जाएगा D के पास और ये C आएगा B के पास। तो यहाँ पर देखिए आप आयन एक्सचेंज हो रहे हैं और ये टू न्यू कंपाउंड विद न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म हो रहे हैं। एक तो AD फॉर्म हो जाएगा, दूसरा CV। इसको देखते हैं हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से। ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ये दो तरीके की होती है। एक होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये पहला टाइप है, और दूसरा टाइप होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जिसके अंदर प्रोडक्ट जो फॉर्म होते हैं दो, उसमें एक प्रोडक्ट क्या होता है? प्रेसिपिटेट होता है। अगर प्रेसिपिटेट है या फिर इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म हो रहा है तो हम बोलेंगे ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। और अगर सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म हो रहा है तब हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा तो उसकी रिएक्शंस को देखते हैं। अगर हम बेरियम क्लोराइड के जो बेरियम क्लोराइड है इसके एक्वा सॉल्यूशन की रिएक्शन किससे कराते हैं? सोडियम सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशन से। तो हमें मिलता है बेरियम सल्फेट जिसका कलर होता है व्हाइट। ये व्हाइट पीपीटी फॉर्म होता है। अब कैसे फॉर्म हुआ ये देखते हैं। यहाँ पर Ba+2 था और Cl-1 इस बेरियम क्लोराइड के अंदर, सोडियम सल्फेट के अंदर Na+1 और SO4-2। तो ये वाला जो रिएक्टेंट है या ये वाला जो कंपाउंड है इसका Ba+2 किसके साथ जाएगा? SO4 के साथ, और ये Na किसके साथ आएगा? Cl के साथ। तो आपको जो मिलेगा BaSO4 का व्हाइट पीपीटी मिलेगा प्लस NaCl का एक्वा सॉल्यूशन मिलेगा। तो इस रिएक्शन में देखा आपने प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ। तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल देख लीजिए। ये लेड नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन है और ये पोटेशियम आयोडाइड का एक्वा सॉल्यूशन। तो जो लेड नाइट्रेट है इसके अंदर दो आयन होंगे, एक तो Pb+2 होगा और दूसरा आपका NO3-1 होगा। ऐसे ही पोटेशियम आयोडाइड में K पॉजिटिव होगा और I-1। तो ये जो Pb+2 है ये जाएगा I-1 के साथ और आपको मिलेगा येलो कलर का पीपीटी। तो यहाँ पर येलो पीपीटी फॉर्म हुआ लेड आयोडाइड का, प्लस ये जो K+ था
वो जाएगा NO3-1 के साथ, क्योंकि ये दोनों रिएक्टेंट या कंपाउंड अपने आयन एक्सचेंज कर रहे हैं और आपको मिलेगा पोटेशियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन। तो इस रिएक्शन के अंदर आपने देखा कि दो कंपाउंड जो फॉर्म हो रहे हैं आयंस को एक्सचेंज करने के बाद, एक प्रेसिपिटेट है और दूसरा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl या फिर पोटेशियम नाइट्रेट, या फिर हम बोल सकते हैं एक्वस फॉर्म में मिल रहा है। तो इस तरीके की रिएक्शंस कहलाएंगी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा टाइप जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होगा। तो यहाँ भी आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। देखिए एसिड में H प्लस और Cl- बने और बेस के अंदर Na+1 और OH- बने। तो ये H प्लस एसिड का OH- के पास जाएगा और बेस का Na+ एसिड के Cl- के पास आएगा। तो यहाँ भी आयन एक्सचेंज होंगे और आपको NaCl और वाटर फॉर्म होगा। इस तरीके की रिएक्शंस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये दूसरा टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का।